हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स में देखा जाए तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमने ऑलरेडी क्लास 9th में बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी है। पोलिनोमियल्स होता क्या है, पोलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं, जीरोज़ ऑफ ए पोलिनोमियल्स भी हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो पोलिनोमियल्स का देखा जाए तो एक बेसिक नॉलेज है जो कि आप लोग को ऑलरेडी क्लास 9th में मिल गया होगा, लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को बस थोड़ा सा रिवाइंड करवाऊंगा और थोड़ा सा रिवीजन करवा दूंगा। ज़्यादा इस आपको मैं डीपली जो है बेसिक चीज़ें नहीं बताऊंगा। स्पेशली हम लोग देखेंगे बोर्ड एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जामिनेशंस में आपके आने वाले क्वेश्चंस होंगे, एनसीईआरटी के जो हमारे क्वेश्चंस होंगे, ग्राफिकल चीज़ों को देखेंगे। और ग्राफ वाला आप लोग अच्छे से देखें, क्योंकि ग्राफ से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में ज़रूर रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें केवल दो टॉपिक्स पढ़ना है पोलिनोमियल्स में। एक है जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल और दूसरा है रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल और जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल, सिर्फ दो ही टॉपिक्स हमारे हैं। तो व्हाट इज़ पोलिनोमियल, क्लास 9th में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे तो उनको हम पोलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसके टाइप्स का बात करें तो इनके टाइप्स को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है टर्म्स के बेसिस में और दूसरा होता है डिग्री के बेसिस में। टर्म्स के बेसिस में देखा जाए तो हम जानते हैं ऑलरेडी कि एक होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, इस तरह करके होता है। तो ये हमारे क्लास 10th में अभी कहीं यूज़ नहीं होने वाला है। ये आपने ऑलरेडी 9th में पढ़ रखा है, जिसमें एक टर्म होगा मोनोमियल, जिसमें दो टर्म होगा बाइनोमियल, जिसमें तीन टर्म होगा ट्रिनोमियल। ठीक है, अब आते हैं क्लास 10th में जो आपका यूज़ होगा वो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल से यूज़ होगा। डिग्री के बेसिस में पोलिनोमियल को चार भागों में बांटा गया है। पहला है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल में डिग्री कितना होता है, 1। दूसरा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसका डिग्री कितना होगा, 2। थर्ड है क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, जिसका डिग्री होगा 3। और फोर्थ है क्वार्टिक पोलिनोमियल। क्वार्टिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री होता है 4। डिग्री कहने का मतलब क्या है कि जो वेरिएबल्स होंगे, जैसे अगर हमने लिखा हुआ है कि पोलिनोमियल ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू, ये जो x है ये वेरिएबल्स होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे लिख दिया x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, अगर इसका डिग्री पूछा जाए तो कितना बोलेंगे, जो सबसे बड़ा पावर होगा इसमें से, जो सबसे बड़ा पावर है वो क्या है, 4। दैट इज़ कि डिग्री जो हम लोग का होगा 4, और डिग्री अगर 4 रहेगा तो किस तरह का पोलिनोमियल होगा, क्वार्टिक पोलिनोमियल। तो डिग्री के बेसिस वाला आपके एग्जामिनेशंस में आ सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे छोटा सा चीज़ आप लोग को बता दिया है। ठीक है, बाकी क्वार्टिक पोलिनोमियल का हमारे पास ज़्यादा यूज़ अभी होने वाला है नहीं, तो इसको अभी हम नहीं देखने वाले हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल इनफैक्ट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से ये भी हटाया गया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो सिलेबस हम लोग की निकाली है सीबीएसई में, तो उसमें लिखा गया है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं लिखा गया है, तो ये वाला भी हमें पढ़ना है नहीं। साथ ही डिवीज़न एल्गोरिथम को भी हटाया गया है, वो भी हमें नहीं पढ़ना है। तो मेन हमारे पास यहाँ पे दो आ जाते हैं, लीनियर और क्वाड्रेटिक। ये दोनों ही टाइप्स के पोलिनोमियल्स को पढ़ेंगे, और लीनियर पोलिनोमियल्स में भी पढ़ने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं इन दोनों ही चीज़ों को। लीनियर पोलिनोमियल का तो यहाँ तो पता चलेगा कि इसका डिग्री होता है 1। अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म का बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको फुल में लिखना। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म को हम पी एक्स बराबर ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसमें ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, और बी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ओके, तो और एक्स ये क्या है, वेरिएबल्स है। ध्यान में रखना कि इसमें ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। अगर ए का वैल्यू 0 हो गया तो फिर ये लीनियर पोलिनोमियल होगा ही नहीं। ठीक है, और इसमें जो ग्राफ है, हम मेनली जो है हम ग्राफ को लेके बना रहे हैं कि लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनेगा, क्यूबिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा। तो हम लोग जो है अभी जो चीज़ें देखने वाले हैं वो ग्राफ को ही लेके देखने वाले हैं। ओके, तो जैसे कि हमें पता है कि ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। ओके, तो जो लीनियर पोलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वहाँ वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे x लिखा हुआ है तो x एक्सिस से एक ही जगह पे कहीं पर भी इस तरह से कट होगा, चाहे ऐसे कट हो,
चाहे यहाँ से ऐसे कट हो, लेकिन बनेगा इस तरह से स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन में बनता है, स्ट्रेट लाइन, इसको लिख लेना। ओके, जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन में बनेगा। और नंबर ऑफ जीरोज़ पूछा जाए कि लीनियर पॉलिनोमियल्स में कितने होते हैं, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ अगर पूछा जाए तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ में के लिए हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस में कितने जगह ये वाला लाइन इंटरसेक्ट हुआ है। ठीक है, तो एक जगह पे हुआ, इसलिए नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ एक होगा। एक्स एक्सिस हम क्यों देखें, क्योंकि यहाँ पे हमें पी एक्स दिया गया है। अगर पी वाई दिया रहता तो हम इस वाई में देखते, वाई एक्सिस में। समझ में आया? तो ये हो गया ग्राफ लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। बस लीनियर पॉलिनोमियल में और हमें इससे ज़्यादा और कुछ पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, जो कुछ हमें अभी आगे पढ़ना है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जैसे कि मैंने कहा है कि अभी पढ़ने के लिए बहुत कुछ अभी बचा हुआ है। देखते रहें क्या क्या चीज़ अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हमें पढ़नी है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लोग लिख लेना, मैं शॉर्ट में यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ये तो पता चल गया कि इसका जो डिग्री होगा वो होगा 2। अगर इसके हम स्टैंडर्ड फॉर्म का बात करें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसको हम लिख सकते हैं पी एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और जिस तरह से हमने लीनियर पॉलिनोमियल में देखा था कि ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, इसी तरह से इसमें भी ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए का वैल्यू 0 हो जाएगा तब ये 0 हो गया पूरा, तो फिर ये कहाँ से क्वाड्रेटिक बना, ये तो फिर लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो ध्यान में रखना, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें a इज़ इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इसके शेप के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो शेप होगा वो कैसा होगा। तो देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो शेप है वो दो तरीके से होता है। एक तो इस तरह से अपवार्ड्स में होगा और दूसरा इस तरह से डाउनवर्ड्स में होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये देखा जाए तो एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है कि कब मतलब अपवार्ड्स में होगा और कब डाउनवर्ड्स में होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखो, अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव आए, जैसे हमने यहाँ पे ये वाला एक इक्वेशन लिखा है, ठीक है, अगर हम इसी इक्वेशन को इस इक्वेशन को अगर हम नंबर के फॉर्म में लिखे तो इस तरह से अगर हम लिख सकते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस सी के जगह चलो यहाँ पे हम कोई नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ए का वैल्यू, ये हो गया बी का वैल्यू, ये हो गया सी का वैल्यू। ठीक है, हमने नंबर के फॉर्म में इसको लिख दिया है, पी एक्स बराबर इतना। तो अगर ए का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, अगर ए का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, जैसे इसमें ए क्या है, ए का वैल्यू ये है, ठीक है, ये है बी, ये है सी, तो बी और सी से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है ए से। अगर ए का वैल्यू 0 से बड़ा है, ऑब्वियसली 7 जो है 0 से बड़ा आएगा, यानी कि जो नंबर पॉजिटिव में आएगा उसका जो ग्राफ बनेगा वो अपवार्ड डायरेक्शन में बनेगा, मतलब ऐसे बनेगा। ठीक है, और ए का वैल्यू अगर निगेटिव में आए, जैसे अगर हम -7x प्लस 3x प्लस 4 लेते, तो ये देखो ये माइनस में आ गया। तो अगर ए का वैल्यू 0 से छोटा आए यानी कि नेगेटिव में आए तो ये जो ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा, ऐसे। ठीक है, तो ये सब आप लोग लिख लो, ग्राफ जो बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा इसमें, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड बनेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे फिगर भी हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। ग्राफ में एक चीज़ और आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये जो अपवर्ड डायरेक्शन था या फिर इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन था, तो ये जो फिगर बन रहा है ये किस तरह का शेप है, किस तरह का ये शेप है। जैसे हमने देखा कि ये वाला एक स्ट्रेट लाइन का शेप जैसा बन रहा था लीनियर पॉलिनोमियल में, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर इस तरह से ग्राफ बन रहा है तो ये किस तरह का शेप होगा, ये क्या कहलाता है, तो पाराबोला। ठीक है, ये पाराबोला होता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ छूट गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोग को बता दिया है, इसको ध्यान में रखना। देखो यहाँ पे एक्सरसाइज देखा जाए तो 2.1 में ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, इसको हम यहाँ से मिटाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है अगर y इज़ इक्वल टू पी एक्स है, ठीक है, और बहुत सारे इसमें फिगर दिए गए हैं, तो ग्राफ में इसमें हमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालने के लिए बोला गया है। जैसे यहाँ पे ये वाला ग्राफ है, अब इस ग्राफ में बोला गया है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालने के लिए, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इस ग्राफ में कितना होगा। ठीक है, अच्छा देखो इसमें क्वेश्चन जो है अभी अधूरा है,
यहाँ पे ये ऐसे किया हुआ है। अब बताओ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना होगा। देखो हमेशा याद रखना कि यहाँ पे x होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे y दे देगा तो हम ये देखेंगे कि y में कितने जगह इंटरसेक्ट हुआ है। अगर यहाँ पे x है तो हम ये देखेंगे कि x में ये जो लाइन है जो है कितने जगह पे इंटरसेक्ट किया है। तो ये वाला लाइन x में कहीं इंटरसेक्ट है ही नहीं। सो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ अगर का बात किया जाए, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ अगर बोला गया है तो इसमें कितना होगा, 0, एक भी टच नहीं हुआ x एक्सिस में। तो इस वजह से इसका नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 0 हो गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में कुछ इस तरह से किया गया है, ठीक है, ऐसे। अब बताओ इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना होगा, x में कितने जगह पे टच हुआ है। देखो x एक्सिस, ये जो x एक्सिस है ये वाला है, x एक्सिस ये वाला है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। x एक्सिस में देखो ये वाला जो लाइन है कितने जगह टच हुआ है, एक जगह। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इस वाले क्वेश्चन में कितना होगा, 1 होगा। सिंपल है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 दिया गया है। इसमें कुछ इस प्रकार से ग्राफ है, यहाँ से ये ऐसे है, फिर यहाँ से इसको ऐसे कर दिया गया है। अब बताइए इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे। x एक्सिस ये वाला है, इसमें कितने जगह टच हुआ है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना लिखेंगे, 3, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। नेक्स्ट आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो 4 नंबर में यहाँ पे दिया गया है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे अब ऐसे किया गया है। अब इसका नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बताएं। तो इसका नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना होगा, x एक्सिस में 2 जगह टच हुआ है तो इसका 2 हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो 1-2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको भी फटाफट देख लेते हैं। इस तरह से है, फिर यहाँ पे ऐसे करके फिर ऐसे किया हुआ है, ठीक है। अब बताओ इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे। ये वाला x एक्सिस है, ठीक है, इसमें हमने देखना है 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 4 हो गया। अब चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, फिर ये वाला एक्सरसाइज हम लोग का हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो इसमें कुछ इस प्रकार से किया गया है, फिर यहाँ पे ऐसे किया है, फिर ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे डबल हो गया, ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे टच है। अब बताओ इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 ही हुआ, यहाँ पर भी 1 ही हुआ, ठीक है। अगर ये ऐसे रहता, अगर दो जगह इस तरह हमें दिखता तब वहाँ पे 2 लेंगे, बट यहाँ पे हमें 2 जगह दिख नहीं रहा है, एक ही जगह दिख रहा है। तो इस वजह से ये 1 लेंगे, 2 और ये हो गया 1 3। तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 3 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये वाली जो क्वेश्चन है, ये वाली एक्सरसाइज की सारी कंप्लीट कर ली है। अब चलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पहुँचते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। अगर हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा ये वाली जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसका ये ज़ीरोज़ है, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अल्फ़ा और बीटा क्या है, ज़ीरोज़ है। ज़ीरोज़ कहने का मतलब क्या है कि x का जो वैल्यू निकालेंगे वही है अल्फ़ा बीटा, वही ज़ीरोज़ होता है जो x का हम वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें 2 फॉर्मूला याद रखने हैं। एक तो है सम ऑफ ज़ीरोज़ और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ कहने का मतलब क्या है, सम करेंगे ज़ीरोज़ का। एक ज़ीरोज़ अगर अल्फ़ा दिया गया है, दूसरा ज़ीरोज़ बीटा दिया गया है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ में दोनों को ऐड करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे, ठीक है। और इसमें प्रोडक्ट बोला गया है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। का साइन भी आप दे सकते हो और नहीं साइन देना चाहते हो तो डायरेक्ट आप इस तरह से भी लिख सकते हो। और यहाँ पे एक फॉर्मूला भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होगा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a, और अल्फ़ा बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है c/a। अब इसको एक अलग तरीके से भी लिखा जाता है, जैसे ये माइनस है तो माइनस यहाँ पे रहने देंगे, और देखो यहाँ पे b है, तो इस वाले इक्वेशन में ये जो b है ये किसका कोएफिशिएंट है, x का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोएफिशिएंट, मैं यहाँ पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई, यहाँ पे ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप चाहो तो माइनस बी बाई ए भी लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो, तो ये इतना बड़ा हम क्यों लिखने जाएं, ठीक है। तो आप इसको छोड़िए दो, आप इसको ध्यान में मत रखो, इसी को हम लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स या फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करके। चाहे इसको भी लिख सकते हैं, जैसे सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, बाई लिखेंगे, ए का फिर से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इधर वाला कंपलसरी नहीं होता है। हमने अगर ये याद कर लिया कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है और अल्फ़ा बीटा बराबर सी बाई ए होता है, तो हम लोग का काम यहाँ से हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन मैं आप लोग को एक और इसका फॉर्म बता रहा हूँ, जो कि हो सकता है कि अगर सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन हो या फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन हो या फिर ज़ीरोज़ गिवन दिया गया हो, तो हम कैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को फॉर्म कर सकते हैं। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बनाने के लिए दिया जाए, फॉर्म करने के लिए दिया जाएगा, तो ये काम देगा। तो इसका फॉर्मूला लिख लेना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ये वाला कहाँ से आया, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यही जीरोज़ हो गया, ये अल्फ़ा बीटा जीरोज़ हो गया, और एक्स स्क्वायर तो आपको पता ही है, एक्स पता ही है कि एक्स क्या है, वेरिएबल्स है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो हैं इसको यहाँ पे देखने वाले हैं। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 हमने ऑलरेडी बना लिया था। अभी हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को बनाने के लिए सीखेंगे। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और इस क्वेश्चन में हमें निकालने के लिए बोला गया है ज़ीरोज़, और साथ ही साथ हमें वेरीफाई करने के लिए भी बोला गया है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट में। ओके, तो पहले इसके बाद हम इसको पहले ज़ीरोज़ निकालेंगे। तो जीरोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे और x का वैल्यू फाइंड करेंगे। ये ऑलरेडी आपने क्लास 8, 9 में भी सीखा हुआ है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका करते हैं फैक्टर, ठीक है। इसका फैक्टर कर ले इस तरह से। अब इसको कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करें या फिर जोड़े घटाए कि ये -2 आ जाए। तो कैसे आएगा, तो ये दोनों को जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 हो जाएगा 4, और इसमें अगर हम 2 घटाएंगे तो आ गया 2, लेकिन हम लोगों को लाना है -2। तो कैसे आएगा, यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, तो ये आ गया -2। तो यहाँ पे हम x लगा देंगे, और ये वाला जो टर्म है हम इस -2x के जगह पे पुट कर देंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ये हो गया -4x, फिर प्लस ये हो गया 2x, ये -8 हो गया। इसमें अब हम कॉमन निकालेंगे, कॉमन क्या निकलेगा, तो x निकलेगा, ये सब तो आता ही होगा। यहाँ पे x है, यहाँ माइनस, यहाँ हो गया 4। अब इसमें क्या कॉमन निकलेगा, तो 2 का टेबल में 8 आ रहा है, तो 2 कॉमन निकल गया, x -4 हो जाएगा। देखो ये और ये हमेशा ना मिल जाएगा, तो मिल गया, तो x -4 हो गया, और ये बच गया यहाँ पे x + 2। हमें निकालने के लिए जीरोज़ बोला गया था, तो जीरोज़ बोला गया था, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, x -4 बराबर 0 कर देंगे, और इधर x + 2 बराबर 0 कर देंगे। तो x का वैल्यू कितना निकल गया 4, और इधर x का वैल्यू कितना निकल गया -2। अब क्वेश्चन में हमें बोला गया था एक तो जीरोज़ निकालने के लिए, तो जो जीरोज़ है हम लोग का यहाँ पे निकल चुका है। अब इसके बाद हमें इसको वेरीफाई करने के लिए भी बोला गया है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग कुछ देर पहले अभी सीखे थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब अल्फ़ा का वैल्यू ये आपका 4 हो गया, ठीक है, और बीटा का मतलब ये आपका -2 हो गया, यही है दोनों जीरोज़, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे, 4 + -2, तो इसको आप जोड़ लो, 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 4 होगा, बराबर 4 हो गया, प्लस माइनस -2 हो गया। इसको घटाएंगे तो 4 में 2 गया तो 2 हो गया। और अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। बस कुछ नहीं करना, इतना ही करके छोड़ देना है। देखो जो क्वेश्चन था वेरीफाई करने के लिए बोला गया, तो वेरीफाई का मतलब क्या है कि ये जो 2 आया वो -b/a के बराबर होगा। कैसे, देखो यहाँ माइनस है, ठीक है, माइनस है, माइनस हम पुट किए, b का वैल्यू कौन सा होगा, x का कोफिशिएंट यानी कि -2, यहाँ पे -2 हो गया, a है, a यानी कि x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि 1 है,
नीचे 1 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कितना होगा 2। तो देखो ये 2 मिल गया। तो वेरीफाई करना नहीं है, बस वो चेक करना है, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरा ये वेरीफाई हो चुका है, बस -b/a करके छोड़ देना है, और ऐसे सारे क्वेश्चन में करना है। इसी तरह से अल्फ़ा बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों जो हम लोग का जीरोज़ यहाँ पे निकला था दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया -8, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a। तो बस ये हम लोग का आंसर यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इस क्वेश्चन 1 में करीब 6 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हमने 1 क्वेश्चंस को बनाया है। इसके बाद अभी भी 5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। चलिए एक एक करके जल्दी जल्दी जो है सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें जो डिग्री है वो कितना है, सबसे बड़ा पावर 2 है। तो हमेशा याद रखना कि जो सबसे बड़ा पावर हो यानी कि जो डिग्री होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, ठीक है, इससे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये। तो इसका जो डिग्री है वो 2 है। इसका जो कोफिशिएंट है, ठीक है, तो उसके कोफिशिएंट को हमेशा कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन इसमें दिया गया था इस तरह से, तो इसमें आप देखोगे कि इसका कुछ भी कोफिशिएंट नहीं था, इसी वजह से इसमें हम मल्टीप्लाई नहीं किए थे। बट इसमें कोफिशिएंट दिया गया है s² का, इस वजह से हम यहाँ क्या करें 4 1 जा 4 करेंगे। तो 4 का अब हम फैक्टर करके -4 लाएंगे। तो फैक्टर कर दो 2 2 जा 4, तो देखो आ जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा -2 और x लगा देंगे। तो -2x हम इसके जगह पे लिखेंगे। तो x के जगह पे s है तो हम s लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे -2s फिर -2s फिर +1, और ये हो जाएगा। इसमें कॉमन क्या निकलेगा, ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा 2s। यहाँ बच जाएगा 2s -1, और इसमें क्या कॉमन निकलेगा 1, और यहाँ बच जाएगा 2s -+-1, ठीक है। ये और ये मिल गया, तो इसको हम इस तरह से उतार देंगे, और ये बच गया यहाँ पे ये 2s और -1 बच गया, इसको लिख दिए, ठीक है। जीरोज निकालना था, तो जीरोज निकालने के लिए 2s -1 बराबर 0 करेंगे तो s का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। 1 उधर गया, प्लस हो गया, 2 नीचे आ गया, ठीक। इसी तरह से इसका भी उसी तरह से वैल्यू हो जाएगा 2s -1 बराबर 0, तो s का वैल्यू 1/2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। 2 जीरोज निकल गया, अल्फ़ा का वैल्यू ये हो गया, ये बीटा का वैल्यू हो गया। अब हम लोग वही करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। तो 1/2 प्लस 1/2, एक नीचे में सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंपली हम क्या करते हैं ऊपर में दोनों को जोड़ देते हैं। तो एक ऊपर में 2 हो गया, नीचे 2 का 2 रहने देंगे, काट देंगे, 1 आ गया, बराबर कर देंगे -b/a, ख़त्म। इसके बाद और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अल्फ़ा बीटा निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, और अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, ख़त्म, ठीक है। क्वेश्चन देख लो। चलो ये हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है 6x का पावर 2 -3 7x। अब देखो जो x है, हम अभी से पहले दोनों क्वेश्चन में देखिए वो मिडिल में था, और जो कांस्टेंट टर्म है इस बार ये यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो इसको क्या करो, इधर कर लो पहले। तो ये 6x², ये -7x है, तो यहाँ पे हम -7x लिखे, -3 लिखे। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि x² का कोफिशिएंट से पहले इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 6 जा 18, इसका फैक्टर करेंगे, 3 6 जा 18, ये हो गया 2 3 जा 6। अब इसका कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, और या फिर जोड़ेंगे घटाएंगे कि 7 आएगा, -7 आएगा। तो कैसे आएगा, देखो 3 3 जा 9, 9 में 2 घटा लो, 7 आ जाएगा। हम लोगों को -7 लाना था, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -9 + 2, ठीक है, -9x है, ठीक है, और 2x लगा देंगे यहाँ पे -3, ठीक है। अब देखो एक चीज़ ये भी ध्यान दो, जब ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये भी आ जाएगा, 9 2 जा 18, माइनस में देखो ये माइनस में होगा 7, ठीक है, सॉरी यहाँ 3 जो है माइनस में होगा। चलो यहाँ तक हो गया। अब हम कॉमन निकालेंगे इन दोनों में। क्या कॉमन निकलेगा, 3 का टेबल में दोनों आता है, 3 कॉमन निकल गया, x दोनों में है, x कॉमन निकल गया। इसमें हम 3 का टेबल में 6 2 बार में आ जाएगा, एक x तो कॉमन निकल गया, एक x बच गया। माइनस है 3 का टेबल में 9 3 बार में आएगा, x कॉमन निकल गया था। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, तो 2x - 3 जैसे का वैसे होगा। क्या बच गया, तो 3x + 1, और यहाँ पे क्या बच गया, तो 2x
-3। अब एक बार 3x + 1 बराबर 0 करेंगे और एक बार 2x - 3 बराबर 0 करेंगे, तो x का वैल्यू -1/3 निकल जाएगा और इसमें x का वैल्यू 3/2 निकल जाएगा। ठीक है, हम लोगों को इससे पहले जैसे किए थे अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो गया आपका अल्फ़ा का वैल्यू, ये हो गया आपका बीटा का वैल्यू। ठीक है ना, तो अल्फ़ा के जगह पे -1/3 पुट कर दो प्लस बीटा के जगह पे 3/2 पुट करो। अब इसको सॉल्व करो, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, अलग अलग नंबर है तो एलसीएम लेके 6 हो गया। 3 का टेबल में 6 2 बार में आएगा तो 2 1 जा 2 हो गया, माइनस है प्लस 2 का टेबल में 6 3 बार में आएगा, 3 3 जा यहाँ पे 9 हो गया, 9 में 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। बराबर क्या लिखना है -b/a। आप चाहो तो यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, माइनस डालो, b का वैल्यू चेक कर लो, b का वैल्यू कितना है -7, यहाँ पे -7 है। a का वैल्यू कितना है यहाँ पे देख लो 6 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, देखो 7/6 आ रहा है, यानी कि जो हम बना रहे हैं बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, हम खुद से ये चेक कर सकते हैं, तो यही वेरीफाई करने के लिए बोला था। बाकी अल्फ़ा बीटा निकाल लो। एक अल्फ़ा का वैल्यू दिया गया था -1/3 और बीटा का यहाँ पे निकाल चुके हैं, उसी तरह से 3/2, 1 3 जा हो जाएगा 3 और 3 2 जा 6। आप चाहो तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो, नहीं चाहो तो छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस फार्मूला जो होता है c/a आप निकाल के छोड़ देना, कैंसिल मत करना, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख लो जो है c के जगह पे 3 दिया गया है और a के जगह पे 6 तो आ गया है, वेरीफाई हो जाएगा, काटना मत। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और 3 क्वेश्चन बच चुका है हम लोगों का, बाकी सारा बन ही चुका है। 4 नंबर को देखो, इसमें दिया गया है 4u² + 8u। अब देखो इसमें ना कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है, तो जब कभी कांस्टेंट टर्म नहीं देगा तो उसमें सिंपली डायरेक्टली क्या करना कि कॉमन निकाल लेना। तो इसमें क्या कॉमन निकलेगा, तो 4u कॉमन निकलेगा, एक u बच गया प्लस 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद और ये बनेगा ही नहीं, आगे और ये नहीं बनेगा, डायरेक्ट हम जीरोज निकालेंगे। एक बार इस तरह से 4u = 0 लिखेंगे और एक बार u + 2 = 0 लिखेंगे, तो u का वैल्यू 0 आ जाएगा, तो 4 नीचे आ जाएगा 0 के, तो 0 ही हो जाएगा, और इसमें u का वैल्यू -2 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली हम लोग वही अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू -2, तो 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2 होगा, इधर बराबर -b/a कर देना। इसी तरह से अल्फ़ा बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा का वैल्यू 0 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 0, बीटा का वैल्यू -2, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, बराबर c/a। बस हम लोग का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं। चलो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसमें दिया गया t² - 15। अब कभी ऐसा हो कि x वाला का कोई भी x वाला जो टर्म है वो हो ही नहीं, तो उस कंडीशन पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कोशिश करेंगे कि a² - b² के फॉर्म में लाने का। ठीक है, तो ये तो खैर t का स्क्वायर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, लेकिन हम इसको रूट में तो ले सकते हैं, क्योंकि रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट ख़त्म हो जाता है, तो √15 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम a² - b² के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, एक बार a + b और एक बार a - b, तो ये हो जाएगा एक बार t + √15 और एक बार हो जाएगा t - √15। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना था, जीरोज़, तो जीरोज़ हम यहाँ पे इस तरह से निकाल लेंगे, t + √15 = 0 और एक बार t - √15 = 0, तो t का वैल्यू कितना हो गया -√15 और इधर t का वैल्यू कितना हो गया √15। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना था, तो अल्फ़ा का वैल्यू ये हो गया, ठीक है, -√15, बीटा का वैल्यू √15। देखो माइनस प्लस माइनस √15 कट के कितना हो गया 0, सिंपल। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा निकालेंगे तो -√15 है, मल्टीप्लाई आया था ना, ये अल्फ़ा का वैल्यू -√15। ठीक है, और इसका आया था √15, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो √15 मल्टीप्लाई करेंगे 15 होगा, माइनस है माइनस डाल देंगे, और इक्वल टू यहाँ बस c/a कर देना, यहाँ पे बराबर -b/a कर देना। क्यों, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का ये फॉर्मूला होता है, अल्फ़ा बीटा का ये वाला होता है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा सा जल्दी हमें करना पड़ रहा है, बाकी मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा, सारी हर जगह तो हम एक ही चीज़ कर ही रहे हैं, और ये सब ऑलरेडी हमने 9th में पढ़ रखा है। ठीक है, बस तरीका आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो पहले वाला क्वेश्चन जैसा हो गया,
एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है, कांस्टेंट टर्म भी है। तो अब इसमें ये जो एक्स स्क्वायर है इससे ये मल्टीप्लाई होगा, 3 4 जा हो जाएगा 12, इसका फैक्टर करेंगे 3 4 जा 12, ये हो जाएगा 2 2 जा 4। हम लोगों को x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि 1 लाना है। तो कैसे आएगा, 2 2 जा 4 -3 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 4 पहले लिखेंगे क्योंकि माइनस में लाना है, प्लस देखो यहाँ पे 2 2 जा 4 और ये 3। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें से कॉमन निकालो, कुछ निकलेगा, यहाँ पे x भी होगा, कुछ नहीं निकलेगा तो x निकलेगा सिर्फ, और यहाँ पे बच जाएगा 3x, यहाँ बच जाएगा -4। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, 1 डाल देंगे, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, देखो ये और ये मिल गया, तो ये हो जाएगा 3x -4 और x + 1 ये बच गया, इसको यहाँ पे उतार देंगे। हमें जीरोज निकालने के लिए बोला गया था, तो 3x - 4 बराबर 0 करेंगे और यहाँ पे x + 1 बराबर 0 करेंगे। ये हो गया x बराबर 4/3 और इधर हो जाएगा x बराबर -1। ठीक है, जीरोज निकालना था, यानी कि निकाल चुके हैं। ये अल्फ़ा का वैल्यू हो गया, ये बीटा का वैल्यू हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 4/3, बीटा का वैल्यू कितना है -1। चलो ये इसको सॉल्व कर लो, कुछ नहीं, नीचे 1 डाल दिए, 1 और 3 का एलसीएम 3 का टेबल में 3 1 बार में आएगा, 1 4 जा 4 हो गया। ओके, प्लस माइनस 1 का टेबल में 3 बार में आएगा, 3 1 जा 3 हो गया, इसको घटा लो, इतना हो जाएगा। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है -b/a, इसको लिख दो। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। इसी तरह से अल्फ़ा बीटा निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/3 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई करेंगे, -4/3 आएगा, इसको c बराबर a कर देना, बस क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ओके, चलिए क्वेश्चन हम लोग का जो 2.2 का 1 नंबर था, ये पूरा का पूरा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला गया है, अगर बुक होगा आपके पास तो आप देख लेना, लिखा गया इसमें कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने हैं जिसमें सम और प्रोडक्ट दे दिया गया है, जीरोज़ का जो सम है और प्रोडक्ट है वो दे दिया गया है। जैसे क्वेश्चन में अगर ये दिया गया है, तो ये जो दिया गया है ये अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया गया है, और ये जो है अल्फ़ा बीटा का वैल्यू इस तरह से दे दिया गया है। ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज़ वो दे दिया गया है। अब हमें क्वालिटी क्वेश्चन इससे बनाना है, कैसे निकालेंगे, तो ये हमने अभी कुछ देर पहले आप लोग को एक क्वालिटी क्वेश्चन का एक फॉर्म बताया था, इस तरह करके कि x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। कभी भी जीरोज़ दिया होगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ या फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो ये वाला फॉर्म से आप क्वालिटी क्वेश्चन को निकाल सकते हो। क्वालिटी क्वेश्चन निकालने के लिए बोला जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर देना, जीरोज़ अगर दिया हुआ होगा तो। ठीक है, तो ये x² है, जैसे का वैसे होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4, यहाँ पे x हो गया, प्लस अल्फ़ा बीटा का वैल्यू -1। अब चाहो तो आप आंसर यहीं भी छोड़ सकते हो, और नहीं तो आप इसका एलसीएम लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। नीचे सब में कुछ नहीं है, 4 डाल दिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x² माइनस ये कितना हो जाएगा x + -1। अब देखो जो नीचे 4 है ना, जीरो जो होता है तो बराबर 0 होता है, तो 4 0 0 हो जाएगा, तो इस वजह से इसका जो आंसर निकलेगा 4x² - x - 1 होगा, तो ये राइट आंसर होगा। ठीक है, बराबर 0 होता है तो जीरो बराबर 0 होता है, तो इस वजह से ये नीचे वाला 0 ख़त्म हो जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हो गया। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में देखो दिया गया है √2 और 1/3। इसी तरह से हम लोग करेंगे, ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू √2 और ये हो गया अल्फ़ा बीटा का वैल्यू 1/3। हम लोग वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। ये x² है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना √2 प्लस अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना 1/3, और ये 3 आप दोनों में खाली लगा दो, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, यहाँ x से x छूट गया, इतना हो गया +1, और 3 तो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसमें देखो 0 और 5 दिया है, यहीं पे हम बना देते हैं, 0 दिया है और √5 दिया है, √5। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 0 और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू √5। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 0 पुट करेंगे। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का जो वैल्यू है √5 हम यहाँ पे इस तरह से पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो 0 से x मल्टीप्लाई होगा, ये तो 0 हो गया, वो तो 0 हो गया। यहाँ पे कितना बच गया x² और यहाँ कितना बच गया +√5। ये हो गया आंसर कंप्लीट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 और 1 दिया है, चलो यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 1। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 1, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू 1, दोनों का 1 1 दे दिया है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे हम कितना पुट करेंगे 1 और x है, और अल्फ़ा बीटा के जगह पे कितना पुट करेंगे 1 हो गया। तो इसका जो आंसर होगा सेम यही रह जाएगा, इसके आगे तो और सॉल्व ही नहीं होगा, ये मतलब यही रह जाएगा, ठीक है, ख़त्म। हम लोग का जो आंसर है निकल गया ये। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं, लिखा गया है -1/4 और एक में है 1/4, ठीक। तो वैसे ही करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे 1/4 लेंगे और अल्फ़ा बीटा की जगह पे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -1/4 लेंगे और अल्फ़ा बीटा की जगह पे 1/4 लेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे -1/4 पुट करेंगे, इसको यहाँ पे मिटा लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे -1/4, देखो यहाँ पहले से और एक माइनस है, ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे, x हो गया प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह पे 1/4, ये x² हो गया माइनस माइनस प्लस ये हो गया 1/4 x प्लस 1/4, नीचे दोनों में 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4x² और दोनों में इस तरह से हो जाएगा, है कि नीचे वाला 4 बराबर होकर उधर होकर 0 है तो नीचे वाला 4 तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो एक लास्ट क्वेश्चन दे दिया गया है, इसको देख लेते हैं। इसको दिया गया है 4 और इसमें दिया गया है 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू सिंपली 4 और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना होगा 1, ठीक है। यहाँ से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलो तो x² का वैल्यू 1, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है, ये x है प्लस है अल्फ़ा बीटा का वैल्यू 1 है, ख़त्म, यही वाला आंसर। तो हमने जो एक्सरसाइज 2.2 है वो कंप्लीट कर लिया है। बाकी आगे जो इसमें दिया गया है आप देख सकते हो, इसमें डिवीज़न एल्गोरिथम और पोलिनोमियल्स है, तो इसके नीचे का जो भी है आप लोगों को वो पढ़ना नहीं है, 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन से सिलेबस से वो रिमूव किया गया है। तो जो चैप्टर है वो हम लोग का कंप्लीट हो गया है, इससे ज़्यादा आप लोग को और कुछ ऐसा सीखना नहीं है। ध्यान रखना है जो ग्राफिकल मेथड आप लोग को मैंने सिखाया हुआ है वो सब बस आप लोग माइंड में रखो, तो आपके जो जितने भी क्वेश्चंस है वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। और जो रूट्स है ये निकालने के लिए आपको आता है तो ज़्यादा और प्रॉब्लम होगा नहीं। जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जीरोज़ को ही लेके पूछा जाता है कि मान के चलो एक अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया है, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू दिया गया है तो उससे जीरोज़ निकालो, या फिर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे रहता है, ठीक है, जैसे x² दे दिया, यहाँ पे लिख दिया a + 1x + 3, तो इस a का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर आपको जितना फॉर्मूला मैंने करवाए हैं, ज़्यादा फॉर्मूला भी नहीं है, सिर्फ सम ऑफ ज़ीरोज़ है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ग्राफ हमने देखा, इतना कुछ कर लिया, तो ये वाला आराम से आप कर सकते हो। हालांकि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों को सॉल्व करवाऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।